व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारा आरआरबी एलपीसीबी टू टू में जो सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरा वीडियो लेंगे और उसमें हम इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और अब हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और इससे बाहर आपको श्योर कर सकते हैं हम कि इससे बाहर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस चैप्टर से बाहर आएंगे, कंप्लीट इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा व्यवसायिक सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य के बारे में, तो क्या है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। हमें हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देना है, क्या क्या हमें जो अगर किसी कंपनी में या कहीं पे भी हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमें देखना रहेगा कि हम दुर्घटना से कैसे बचें। यानी कि हमारी हेल्थ और हमारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला टॉपिक दुर्घटना। दुर्घटना होता क्या है, जब दुखद परिणाम वाली अनजाने में हुई घटना को ही हम दुर्घटना कहेंगे। ठीक है, अनियंत्रित रहती, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और दुखद परिणाम रहता उसका, और जो कि अचानक हो जाती उसको हम एक एक्सीडेंट बोलेंगे या फिर घटना। ठीक है, तो कार्यस्थल दुर्घटनाएं एवं औद्योगिक घटनाएं सिर्फ वे होती है, औद्योगिक घटना वे होती है जो कार्य परिस्थिति या कार्य संपादन प्रणाली में ही हुई त्रुटियों के कारण घटित होते हैं। किसके कारण, जो संपादन प्रणाली में हुई त्रुटियों के द्वारा ये होती है। ठीक है, इनकी गलतियों के द्वारा होती हुआ। ठीक है, औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण को हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है, एक्सीडेंट होने का क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको हम देखेंगे पहले। ठीक है, कुशल मानव श्रम हमेशा सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करता है। अगर कोई भी स्किल्ड पर्सन रहेगा और जो कोई भी इंडस्ट्री में वर्क करेगा तो ये क्या कैसा करेगा काम, एक सुरक्षा के रूप में, सेफ्टी के रूप में काम करेगा, वो ढंग से वर्क करेगा और अपने आप को सुरक्षित रख लेगा। और एक्सीडेंट के होने के जितने भी कारण है उसको पता रहेगा कि इस कारण से अगर मैं ये गलती करता हूं तो उसको पता रहेगा। एक स्किल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर कोई स्किल व्यक्ति नहीं होगा तो उसमें क्या, स्किल पर्सन ना होने के कारण दुर्घटना की जानकारी उसे नहीं होगी तो उसको उस कंडीशन में ज्यादा संभावना हो जाती है कि उसमें दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण हम देखेंगे इसमें, देखो असावधानी मतलब केयरलेसनेस। क्या है, केयरलेसनेस मतलब अगर हम असावधानी बरतते हैं जब भी फैक्ट्री में वर्क करते हैं तो कारखानों में होने वाली अधिकतर जो दुर्घटना रहती है असावधानी के कारण होती है। किसके कारण रहते हैं, असावधानी के कारण होती है। ठीक है, कार्य करते समय कार्य की चिंता के साथ साथ कारीगर को अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का भी पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। यह हमारा ध्यान होना चाहिए हमें कार्य करते समय अपनों के साथ साथ, स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी हमें सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें, अरुचि मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा किसी काम को कर रहे हैं हम और वहां पे हमारा क्या है, वहां पर अगर हम इंटरेस्ट से वर्क नहीं करेंगे तो बहुत मैक्सिमम चांसेस ये रहेगा कि हम वहां पर एक्सीडेंटली हो सकते हैं या दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हम कभी कभी कोई भी कारीगर काम करता है तो वो रुचि इंटरेस्ट खो दे बैठता है। अगर ऐसी घटना में क्या होगा कि उस समय पे उसको ये संभावना ज्यादा रहेगी कि वहां दुर्घटना होगी। और रुचि ना होने के कोई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई पारिवारिक समस्या हो सकती है या फैक्ट्री में पैसे ना मिलना, अपूर्ण मिलना। ठीक है, और किसी गलती के कारण डांट पड़ना या फिर किसी से झगड़ा हो जाना, ये अलग अलग कारण उसके ना इंटरेस्ट होने के कारण हो सकते हैं। तो देखिए ये एक अरुचि के कारण ये इसको नींद आ रही है। ठीक है, ये डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। अगर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो हमें क्या, आलसी आएगी और हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा दुर्घटना होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जल्दबाजी। तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि अगर हम जल्दबाजी किसी काम को करने में जल्दबाजी करेंगे, हॉस्टिनेस करेंगे, तो कारखाना के मालिक के दबाव के कारण या फिर अपने
अधिक लाभ के लिए, जैसे कि कोई कारखाना का जो मालिक रहेगा वो क्या उसको अधिक आउटपुट लेने के लिए वो जल्दी जल्दी वर्क करने के लिए फोर्स करेगा। इस कारण से भी हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति या किसी पर्सन जो काम कर रहा है वो अधिक लाभ के लिए वो मतलब ओवर टाइम वर्क करेगा, ठीक है, जल्दबाजी और अधिक काम करने की कोशिश करेगा, तो इस कारण से भी उसमें घटनाएं हो सकती है, ठीक है, संभावना बढ़ जाती है इससे। तो ये हमारे पास रहेगा। और चौथा पॉइंट देखेंगे, अज्ञानता, इग्नोरेंस, ठीक है। अज्ञानता, अगर हमारे पास जिस उपकरण के हम बारे में अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो उसको हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है और उसके ऊपर हम वर्क करने लगेंगे तो ये संभावना हमारी बढ़ जाएगी कि हम एक्सीडेंट हो सकते हैं उसमें, ठीक है। इसलिए हमें जिसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं हम, उसका ऊपर प्रॉपर उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगा तो ये हमारा संकेत है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक्सीडेंट की ओर जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी कार्य को करे, आप तो ये ध्यान रखें कि हमें उसके बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। अगर जिसको बारे में हम जानते नहीं उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए हमें, ठीक है। कोई भी मशीन हो उसके बारे में अगर हम जानते नहीं तो उसके साथ छेड़खानी हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। अब हम पांचवें रीजन के ऊपर आएंगे, उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी। अगर हम किसी काम को करने के ज्यादा भी उत्सुक रहेंगे, अगर ज्यादा उत्सुक होने के कारण भी क्या रहता है, स्वभाव में बसी है, उत्सुकता मानव स्वभाव में बसी रहती है, परंतु इन पर कारखानों में कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना होता है। अगर हम हमारी उत्सुकता के ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो उत्सुक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार बन सकता है वो, ठीक है। क्या है, उत्सुक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार बन सकता है। नेक्स्ट है छठवा, असुरक्षित हस्त औजार। क्या है, अनसेफ्ड हैंड टूल्स। कोई कारखानों में मशीनों का रखरखाव ठीक ना होने के कारण मशीनें असुरक्षित अवस्था में भी प्रयोग की रहती हैं। क्या है, असुरक्षित हस्त औजार, जो यूज अनयूज मतलब जो हमारे पास अनयूज हैंड टूल रहते हैं, कोई कारखानों में मशीनों का मतलब रखरखाव ठीक ना होने के कारण मशीनें असुरक्षित अव्यवस्थित रूप में वहां पर उपयोग होती रहती है, जो एक दिन अवश्य ही घटना का कारण बनती है। इसी कारण असुरक्षित हस्त औजार से भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे बेंटा, फटा हुआ हथौड़ा, या फिर फ्लाई, मशरूम हेड, चीनी आदि ये हो सकता है। जैसे कि ये हमारे पास है अनुपयुक्त औजार का उपयोग। अगर हम इनका यूज नहीं करते लेकिन इसका हम यूज करेंगे तो ये हमारे पास हानि का कारण बन सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रहेगा तो इसका यूज नहीं, बिना हत्थे के फाइल का प्रयोग करेंगे तो ये हाथ में हमारे आ सकता है, ठीक है। तो हाथ में ये चोट पहुंचा सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास ये है सातवां, अनसेफ ड्रेस, ठीक है। अगर हमारे पास जो पहनावा रहेगा, किसी भी फैक्ट्री में वर्क करते टाइम पे हमारे पास जो एक ड्रेस सेंस रहता है, किस तरह से हमें सेफ्टी का यूज करना चाहिए, सेफ्टी शू, सेफ्टी ग्लव्स रहेगा, हेड सेफ्टी के लिए चश्मे की व्यवस्था होनी चाहिए, आंखों की सेफ्टी के लिए अलग अलग प्रकार के, जो जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं और वहां पर कौन सी सेफ्टी यूज होनी चाहिए उसका हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, अनसेफ ड्रेस, अगर हमारे पास ढीले कपड़े हैं या टाई, मफलर आदि का प्रयोग भी कारखाने में वर्जित होता है। मतलब ढीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए हमें, और टाई मफलर का भी यूज हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब भी असुरक्षित पहनावे की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। कारखाने की आवश्यकता के अनुरूप ही कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए हमें। ड्रेस सेंस का प्रयोग हम जब करें कि हम कहाँ पर काम कर रहे हैं और वहां पर कौन सी ड्रेस सेंस का हम यूज करना चाहिए, वहां पर ड्रेस कौन सी यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। ये हमारे पास एक कार्यशाला में कार्य करने हेतु कारीगर का एक डायग्राम शो किया है। जैसे कि कठोर टोपे होते हैं जो कि हेड की सबसे बड़ी सुरक्षा रहती है, ठीक है, और चश्मा इसके ऊपर, और टाई ना पहने, इसमें टाई नहीं पहने, ठीक है। ईयर ईयर प्लग उसमें होना चाहिए। अगर साउंड ईयर पोल्यूशन से या फिर ज्यादा साउंड हो सकती है तो उससे ईयर की प्रोटेक्शन के लिए, और टाई
सुलिवस और ट्राउजर, ठीक है। उंगली में रिंग ना पहने, ठीक है। रिंग रिंग भी नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी शूज होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये सभी सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब असुरक्षित अभिन्यास, असुरक्षित अभिन्यास के बारे में हम देखेंगे। कारखानों में विभिन्न मशीनें लगाने के समय उनके लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए। कई बार अपर्याप्त स्थान होने के कारण दुर्घटना घट सकती है। क्या है? में जो कारखाने में हम मशीन लगाते हैं तो वहां पर प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अगर प्रॉपर स्पेस नहीं, जैसे यहाँ पे देखो कितना कंजेस्टेड दिख रहा है, अगर यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं होगी तो ये क्या होगा हमारे पास कि दुर्घटना के शिकार होने के चांसेस बढ़ जाएगा। लंबे बालों का कार्य करने के दौरान ड्रिल मशीन में फंस जाना ये हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम आगे देखेंगे काम करने का गलत तरीका। अगर रॉन्ग मेथड का यूज हम करेंगे वर्किंग, ठीक है, रॉन्ग मेथड ऑफ वर्किंग, अगर अनजाने में कोई बार कारीगर काम करने का गलत तरीका अपना लेता है, जैसे बिना हैंडल की रेती से फाइल करना आदि, ठीक है। मतलब जो हैंडल नहीं रहती इसमें, उसका यूज करेंगे तो उसमें हाथों में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम स्वच्छता की कमी, ठीक है। लैक ऑफ क्लीननेस, शॉप फ्लोर की ठीक से सफाई ना होने के कारण दुर्घटना हो सकती है। जो वहां पर वर्क कर रहे हैं प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए उसमें, ठीक है। जैसे तेल पर पैर फिसल सकते हैं हमारे, कभी कठोर, कहीं भी ठोकर लग जाना, ठीक है। ये हमारे पास अलग अलग मेथड रहेंगे, ठीक है। अब अगला बात करेंगे अनुशासन की कमी, लेक ऑफ डिसिप्लिन। अगर हमारे पास वर्क करते समय डिसिप्लिन ना होगी तो हमारी संभावना ज्यादा होगी कि हम एक्सीडेंट की ओर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कर्मचारी में आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, तथा हंसी मजाक में कोई बार दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए हमें जब वर्क कर रहे हैं तो हमारा ध्यान अपने वर्क के ऊपर होना चाहिए, ना कि दूसरे घर, जैसे वर्क कर रहे हैं और हमारा माइंड घर चल रहा है या कहीं और जा रहा है, कहीं दूसरी बातों में हमारा माइंड में मन में कुछ और चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि दुर्घटना होने की संभावना और ज्यादा रहती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश की अनुचित व्यवस्था, मतलब जो हमारे पास इम्प्रूव इन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट। अगर हमारे पास जो प्रकाश जहां पर हम वर्क कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर एक लाइट होना चाहिए, ताकि प्रॉपर वहां पर विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कारीगर उसके ऊपर काम करेगा या प्रशिक्षणार्थी जो वहां पर वहील करेगा या घूमेगा वहां पर जाएगा, तो उसको प्रॉपर प्रकाश होना चाहिए वहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास होना चाहिए। और अस्वास्थ्य या थकान, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर थकान है तो कभी भी श्रमिक आर्थिक तंगी के कारण बीमार या कमजोर होते हुए भी क्या करता है, पैसे की कमी के कारण आर्थिक इकोनॉमिक के कारण वो क्या करता है, वर्क करता रहता है, ठीक है। चक्कर खाकर या फिर कमजोर होने के कारण वो गिर सकता है और दुर्घटना की श्रेणी में आता है वो भी, ठीक है। पैसे के लालच में श्रमिक अपने स्वास्थ्य से अधिक कार्य करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु थकान के कारण चोट खा बैठते भी है, ठीक है। किसके कारण? थकान के कारण चोट खा बैठते हैं। तो ये भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। नशे की आदत, ठीक है, नशे की आदत भी नहीं होनी चाहिए उसमें। बहुत से कारीगर नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं तथा कभी कभी नशे की अवस्था में ही कार्यशाला में चले जाते हैं। ऐसे कारीगर, जो ऐसे कारीगर रहेंगे वो सब तो दुर्घटना के शिकार होते हैं, साथ में दूसरों को भी उसका खतरा हो सकता है, दूसरों के लिए भी वो खतरा हो सकते हैं, दूसरों का भी शिकार बन सकते हो, ठीक है। तो देखो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, इतने जो मेन थे हमारे पास, ठीक है, ये दुर्घटना होने के कारण थे, ठीक है। अब हम देखेंगे फर्स्ट एडिंग, मतलब प्राथमिक चिकित्सा, अगर दुर्घटना हो जाती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो देखो कभी हम तो नहीं चाहते कि दुर्घटना हो, लेकिन वो कभी ना कभी कुछ गलती के कारण, बाय मिस्टेक के कारण दुर्घटना होती, तो हमारे पास वहां पर एक फर्स्ट एडिट के नाम से हमारे पास एक बॉक्स रहता है, फर्स्ट एडिट बॉक्स। उसमें हमें उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। अचानक दुर्घटना या बीमार होता है तो डॉक्टर के पहुंचने या फिर अस्पताल ले जाने से पहले हम क्या करेंगे, घायल व्यक्ति को दिए जाने वाली जो आवश्यक उपचार को ही हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, फर्स्ट एडिट कहते हैं, ठीक है। मतलब
किसी भी एक्सीडेंट होने पर उसको हम डॉक्टर के आने से पहले या फिर हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो हम उपचार देंगे उसको, उसको हम फर्स्ट एडिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्कशॉप में कार्य करने वाले कर्मचारी को मूल प्राथमिक उपचार बेसिक फर्स्ट एडिट का उचित प्रशिक्षण देना जरूरी है। मतलब कोई भी वर्कशॉप में वर्क करता है, काम करता है कंपनी में, तो फर्स्ट एडिट के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, ताकि पीड़ित व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सके। इसके लिए निम्नलिखित जानकारी का होना आवश्यक है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एडिट में हम फर्स्ट पढ़ेंगे इसमें एडिट, फर्स्ट एडिट बॉक्स। फर्स्ट एडिट बॉक्स में क्या क्या है, ये हमारे पास एक बॉक्स रहेगा, चिकित्सा बॉक्स, एक लाल रंग का निशान इसके ऊपर प्लस का रहता है, जो कि इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो इसको भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। देखिए इसमें देखते हैं अभी क्या क्या होता है इसमें। प्राथमिक चिकित्सा का सामान, फर्स्ट एडेड बॉक्स मटेरियल। अगर इस मटेरियल की बात करेंगे है तो इसमें निम्नलिखित दवाई और सामान इसमें होता है, ठीक है। एक्री फ्लेविया मर्क्यूरोक्रम नामक एक दवाई रहेगी इसमें, स्ट्रिप्ट ओमोनिया रहेगा, और डिटॉल रहेगा, टिंचर आयोडीन रहेगा, बर्नॉल रहेगा, सूंघने का नमक रहेगा उसमें, दवाई युक्त प्लास्टर रहेगा उसमें, रुई गाछ जाली वाला कपड़ा रहेगा, जब गाछ, ठीक है, रुई, और कैंची चाकू, इसमें कैंची होनी चाहिए, चाकू होना चाहिए, और सेफ्टी पिन होना चाहिए, पिन लगाने के लिए, ठीक है। तिकोनी वो गोल पट्टी होनी चाहिए, दवा खिलाने का गिलास भी इसमें होना चाहिए, और ड्रॉपर भी होना चाहिए, बांस की तिल्लियां होनी चाहिए, और स्ट्रेचर होने चाहिए, और पोटेशियम पर मैग्नेट का है। तो इतने हम इसको एक दो बार आप रीड करोगे तो क्या क्या रहते दवाई, उसके बारे में पूछ सकता क्वेश्चन में आपको दे देंगे कि कौन सा नहीं होता है, या इनमें से कौन कौन सी दवाई है जो फर्स्ट एडेड बॉक्स में पाई जाती है, या कौन सी नहीं पाई जाती। इस प्रकार से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा और नारे, जो सम इम्पोर्टेंस सेफ्टी स्लोगन, ठीक है। स्लोगन को हम देखेंगे, जो नारे रहते हैं उसमें जैसे लिखा रहता, सावधानी हटी दुर्घटना घटे, मतलब अगर हमारे सावधानी हटती है, दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे ये स्लोगन ही है। काम करते समय ना करो बात, नहीं तो दुर्घटना से होगी मुलाकात, ये हमारे पास है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जीवन के है तीन दुश्मन, लापरवाही, नशा और प्रदूषण। क्या है, जीवन के तीन दुश्मन, लापरवाही, नशा, प्रदूषण। देख कर रखो कदम, जिंदगी नहीं मिलेगी हरकत हरदम। क्या है, देख कर रखो कदम, जिंदगी नहीं मिलेगी हरदम, ठीक है। पांचवा है, सुरक्षा से बगावत दुर्घटना को दावत। क्या है, सुरक्षा से अगर बगावत करोगे तो दुर्घटना को क्या करोगे, इनवाइट करोगे आप, ठीक है। आगे क्या है, नसीब समझकर छोड़ो मत, सुरक्षा नियमों को तोड़ो मत। नसीब समझकर अपन क्या छोड़ देंगे, नियमों को तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दुर्घटना घट सकते हैं, ठीक है। लगाओ काम पर सुरक्षा का पहरा, घर ले जाओ मुस्कुराता चेहरा। ये हमारे पास अलग अलग स्लोगन थे, जो नारे थे, इसको देखे अपन ने, ठीक है। अब हम देखेंगे बेसिक लाइफ स्पॉट, ठीक है। स्पॉट ये क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ऐसे व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति को जिन्हें प्राथमिक उपचार दिए जाते हैं, उन्हें चिकित्सा बेसिक लाइफ स्पॉट बोलेंगे। बेसिक लाइफ स्पॉट मतलब कि अगर जहां पर वो वर्क कर रहा है, वो किसी भी कारण से, मतलब उस पे क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें हम जो उपचार दिए जाता है, उन्हें ही हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, बेसिक लाइफ सपोर्ट में तीन क्रिया होती है, जिन्हें पहले अंग्रेजी के प्रथम तीन अक्षर में हम दर्शाते थे। कौन कौन सा, ए बी सी। तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट में कितनी क्रिया है, ये आपको पूछ सकता है, तो तीन क्रिया है, ठीक है। फर्स्ट वाला हम देखेंगे, ए फॉर एयरवे। इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति की अ, वा, वायु मार्ग, जीभ, स्राव या किसी बाहरी वस्तु के कारण बंद तो नहीं है, ठीक है। किसी बाहरी वस्तु के कारण उसमें जो उसमें जीभ या फिर स्राव या किसी बाहरी वस्तु के कारण वो बंद तो नहीं रही है, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे बी, बी फॉर ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथिंग। एयरवे है, ब्रीथिंग है, इसके अंतर्गत ये सुनिश्चित करते हम
कि पीड़ित व्यक्ति श्वास ले रहा है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसे हम कृत्रिम सांस दिया जाता है। ठीक है, ब्रीथिंग को हम चेक करेंगे दूसरा। ठीक है, एयरवे, उसके बाद क्या करेंगे हम, ब्रीथिंग। सी वाला हम देखेंगे, सी सी फॉर सर्कुलेशन। क्या होता है, सी फॉर सर्कुलेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति की नब्ज चल रही अथवा नहीं। क्या है, जो उसकी नब्ज है वो चल रही या नहीं। ठीक है, यदि नब्ज नहीं चल रही तो उसको कार्डियोप्लोमोनरी, क्या है, रिसिस्टेशन की व्यवस्था की जाती है इसमें। किसकी किसकी इस की जाती है, तो इसका आप नाम याद रखना। ठीक है, देखो ये हमारे पास है। यदि हमारे मस्तिष्क को 3 मिनट भी ऑक्सीजन ना मिले, ये नोट करके लिखना कि अगर हमारे मस्तिष्क को 3 मिनट तक अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो निष्क्रिय, मतलब वो कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कृत्रिम श्वास की विधि, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्या है, आर्टिफिशियल हमें का सांस देने की जो विधि है उसको हम देखेंगे। अलग अलग मेथड रहते हैं इसमें। और जैसे कोई व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है या नहीं ले रहा तो उसको हम कृत्रिम रूप से देते हैं, आर्टिफिशियल रूप से हम उसको सांस देते हैं। तो ये मेथड है, पहली सेफर विधि, सेल्वेस्टर विधि, और तीसरी है लाबार्ड विधि, और कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा में। तो 4 मेथड है हमारे पास। चारों मेथड को हम देखेंगे, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सेफर विधि। सेफर विधि की हम बात करेंगे जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ, मतलब जो बैक साइड में, पीछे की साइड में अगर, ठीक है, छाले पड़े हो या फिर छाले पड़ जाए या इसके ऊपर चोट रहेगी तो, ठीक है, इस विधि का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो उस समय पे हम देखेंगे कि इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पहले हम उल्टा पीठ के बल लेटाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास देखो, ये इस तरह से हम करेंगे उल्टा सेफर विधि में। ठीक है, पेट के बल लेटा दिया जाता है और उसके सीने के नीचे पतला तकिया रखा जाता है। सीने के नीचे यहाँ पर उसको तकिया रखा जाएगा। उसके बाद विधि से क्या करेंगे, हम पीड़ित व्यक्ति के शरीर में श्वास भरने के लिए दो स्थिति का प्रयोग करेंगे। दो स्थिति हम देखेंगे। प्रथम स्थिति में हम कैसे करेंगे, देखो, पीड़ित व्यक्ति के घुटनों के पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके सीन की ओर अपना मुंह करके घुटना के बल बैठ जाएंगे। कहाँ पे, घुटनों के पास में। ये हमारे पास, ये घुटनों के पास, घुटने के बल पे बैठ गए हम। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अपने दोनों हाथ पीड़ित व्यक्ति के पीठ के ऊपर, जैसे ये पीठ के ऊपर हाथ रखा, दोनों हाथ को इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधा रहे। कैसा होना चाहिए, दोनों हाथ हमारे सीधे होना चाहिए इस तरह से, और चार उंगली आपस में मिली रहना चाहिए। इस प्रकार से पूरी चार उंगली हमारे मिली रहना चाहिए, और अंगूठे समकोण, ऐसा प्रॉपर है समकोण ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है। अंगूठा कैसा है, अंगूठे के साथ उंगलियां की प्रक्रिया ये है, पूरी समकोण रहेगी यहाँ पे। ठीक है, मुंह एवं नाक को खोले रखे। जो जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मुंह और नाक किसी एक साइड करेंगे अपन, और वो खुला होना चाहिए। ठीक है, इसको भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और छोटी उंगलियों के साथ छोटी पसली का पर प्रयोग करेंगे। जो छोटी पसली रहती है यहाँ पर, उसका हम यूज करेंगे उसमें। ठीक है, एक पहली मेथड हो गई। द्वितीय मेथड की अगर हम बात करेंगे, सेकेंड मेथड, तो ये हमारे पास देखो, इसमें क्या करेंगे, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हैं। कौन, जैसे हम पहले घुटनों के बल थे, थोड़े से हम झुकेंगे उसमें। ठीक है, और पीड़ित के पीठ पर दबाव डालेंगे। जो पीठ रहेगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में हम आगे बढ़ेंगे और उसके ऊपर दबाव डालेंगे, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको डायफ्राम पर आगे की ओर दबाव पड़ता है। क्या है, डायफ्राम पर दबाव पड़ेगा और फेफड़ों से हवा बाहर निकलेगी। क्या करेगी, फेफड़ों से हवा बाहर निकल जाएगी, और 1 से 2 सेकंड के बाद उसके दबाव को हटा लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाहर की हवा उसमें अंदर आएगी। ठीक है, अब उसको पूर्ण झुक कर दबाव डालते हम, और करेंगे। ये प्रक्रिया हम कम से कम 10 से 12 बार करते हैं प्रति मिनट। 1 मिनट में 10 से 12 बार तक हम करेंगे। तो दोहराते रहते हैं जब तक कि श्वास प्रक्रिया सामान्य हो जाए। अगर वो उसमें चेंजेस आ रहा तो सामान्य तक उसको में हम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों तरीके से हम सेफर मेथड का यूज करें। सबसे पहले कि अगर किसी व्यक्ति के पीठ के ऊपर चोट रहेगी
या उसके ऊपर छाले रहेंगे तो उसको हम क्या कर पेट के बल लेटा देंगे सेपर मेथड में, और हम भी उसके घुटनों के पास में घुटनों के बल बैठेंगे और दोनों हाथ को बराबर साइज में और अंगूठे को 90 डिग्री पर रखेंगे, और जो छोटी पसली है उसके ऊपर रखकर हम थोड़े से घुटनों के बल ऊपर उठेंगे और उसके ऊपर दबाव देंगे, और 1 से 2 सेकंड बाद उसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, और यही प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार तक करेंगे हम। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्रक्रिया हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। ठीक है। तो ये सेफर विधि कहाँ यूज होती है इसको हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अब सिल्वेस्टर विधि के बारे में बात करेंगे। सिल्वेस्टर विधि, ठीक है, सिल्वेस्टर मेथड। जब सीने की और छाले पड़े हो, क्या है, छाले पड़े हो सीने की ओर, अगर यहाँ सामने की ओर अगर उसके छाले पड़े हो, तब इस विधि का यूज करते हैं हम। ठीक है। इस विधि में क्या करेंगे, पीठ के बल हम लेटा देंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसको पीठ के बल लेटा देंगे और नीचे तकिया लगा दिया जाता है। दोनों कंडीशन में हम तकिया का यूज कर रहे हैं। ठीक है। जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ जाए और सिरा कुछ, सिर क्या होगा, नीचे हो जाए। तो पीड़ित को सांस देने के लिए निम्न दो मेथड का हम यूज करेंगे इसमें भी। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड में पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल हम बैठेंगे, जिस प्रकार से उधर उधर पहले क्या था, हम घुटनों के पास बैठे थे, अब सिर के पास हम बैठेंगे और उनके की दोनों हाथ को क्या करेंगे, मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला देंगे। कैसे करेंगे, ये मुट्ठी बांधकर हम सीधा इसको फैला देंगे। अब पीढ़ी के दोनों हाथों को धीरे से धीरे धीरे मुड़कर उसके सीने पर लगा दें। प्रॉपर उसको हम क्या करें, मुट्ठी इस प्रकार से बांध लें, ऐसा पूरा सीधा फैलाएं, उसके बाद धीरे धीरे इस प्रकार से हम रखें। ठीक है। तो ये हमें सिल्वेस्टर विधि है प्रथम, और सेकेंड हम बात करेंगे किस प्रकार से इसके ऊपर फिर हम अ, दबाव को डालेंगे। देखते हैं हम इसको। देखो, प्रथम स्थिति अपने हाथों से पीड़ित के सीने पर कुछ दबाव डालते, मतलब खुद के हाथों से वो दबाव डाल रहे हैं। 2-3 सेकंड के बाद हम क्या करेंगे, उस दबाव को हटा लेंगे और पीड़ित पीड़ित के हाथों को उसके सिर की ओर फैला देंगे, मुट्ठी खोल देते हैं। ठीक है। उसको पूरा ऊपर की साइड ले जाएंगे ऐसा, और उसके पूरे हाथ को खोलेंगे। उसके बाद और ये प्रक्रिया हम चालू करेंगे। ठीक है। ये प्रक्रिया 10 से 12 बार प्रति सेकंड की दर से तब तक करेंगे जब तक उसमें सामान्य श्वास ना आ जाए। ठीक है। जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की आयु बाहर निकलती है। ठीक है। और दबाव हटाते हैं तो जो ताजी एयर रहती है उसमें इंटर करती है फेफड़ों में। ठीक है। उसके लंग्स में इंटर करेगी। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। क्या है, इस प्रकार उसको श्वास लेने में सहायता मिलेगी। तो दो मेथड हमने देख लिया। अब हम देखेंगे लाबार्ट विधि। लाबार्ट विधि में हम क्या कर रहे हैं, इस विधि में पीड़ित व्यक्ति के मुंह से सीधी हवा भरते हैं। ठीक है। इसको हम मुंह से मुंह भी बोल सकते हैं। ठीक है। लाबार्ट मेथड। ठीक है। सीधे हवा भरकर श्वासन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। निम्नलिखित दो परिस्थिति का प्रयोग कर मुंह से मुंह में हवा भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या करेंगे, पीड़ित को हम पीठ के बल क्या करेंगे, लेटा देंगे, और उसके बाद जो व्यक्ति रहेगा उसको पीठ के नीचे तकिया को लगाएंगे, और आगे क्या करेंगे, हम मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए ऐसा हम सिर को उसे झुकाएंगे। ठीक है। जिस प्रकार ये तकिया लगा है और उसका क्या है, सीना ऊपर हुआ है और थोड़ा सा सिर झुका है। ठीक है। पीड़ित के पीठ के नीचे तकिया लगाए, प्रथम स्थिति में ये हमारे पास। सेकेंड पोजीशन में पीड़ित का मुंह अच्छी तरह से साफ कर लेंगे और उसे खुले मुंह पर कपड़ा रखकर क्या रखेंगे, कपड़ा रखेंगे, और एक हाथ से उसकी नोक नाक को बंद करके अपने उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरे। क्या है, बलपूर्वक और झटके से उसमें हवा भरना है। यह ध्यान रखें कि हवा बाहर निकलने पाए, कुछ मतलब हवा उसमें बाहर निकले। ठीक है। उसके फेफड़े कुछ फूले। हवा को बाहर निकलने के बाद अपना मुंह हटा ले। ठीक है। उपरोक्त प्रक्रिया 10-12 बार प्रति सेकंड प्रति मिनट इसको भी करना है। ठीक है। तब तक दोहराए जब तक कि उसकी श्वास प्रक्रिया सामान्य हो जाए। ठीक है। देखो, बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फूलते हैं। ठीक है। और एयर अंदर जाती है और मुंह
घटा लेने पर अंदर से बाहर हवा निकल जाती है। ठीक है, पीड़ित क्या करता है, श्वास लेने में सहायता मिलती है इससे। ठीक है, तो इसे हम मुंह से मुंह हवा भरना बोलते हैं। ठीक है, अब नोट में देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें है। तीनों विधियों में से तीसरी विधि अधिक प्रचलित है, जो मुंह से मुंह। ठीक है, इसका नाम भी हमें याद रखना नया है। ठीक है, क्योंकि यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है और उसके बाद ही यह प्रभावशाली विधि भी है। ठीक है, इसे लंबे समय तक जारी रखने की प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि प्रथम और द्वितीय विधि को 1 घंटे से भी अधिक समय तक जारी रखना पड़ता है। ठीक है, जो सेकेंड तीसरी मेथड है, लाबार्ट मेथड, इसको हम इसका नाम याद रखना या मुंह से मुंह, तीसरी मेथड ये अच्छी मेथड है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसी कंडीशन रहती है कि मुंह से मुंह भी सांस नहीं दे पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम करेंगे कृत्रिम श्वास यंत्र का यूज। ठीक है, इस यंत्र में क्या करेंगे, प्रयुक्त रबड़ के वाल्व में से हवा फिल्टर होकर चेंबर में आती है इसमें। ठीक है, हवा चेंबर में जाएगी, वाल्व ये है, इसको हम दबाएंगे तो ये हमारे पास चेंबर में आगे जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इनलेट तथा आउटलेट वाल्व लगे रहते हैं इसमें, इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे रहते हैं। जबकि रबड़ वाल्व को दबाने व छोड़ने के साथ खुलते व बंद होते हैं, वो क्या करेंगे, दबाने और छोड़ते से जो खुलेंगे और बंद होते हैं। इसके अंतर्गत हवा पीड़ित के मुंह पर लगे मास्क के माध्यम से पीड़ित के अंदर भेजी जाती है। यह बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें रबड़ के वाल्वों को 15 से 20 बार 1 मिनट में ऑपरेट किया जाता है, 15 से 20 बार तक। ठीक है, अचेत को राहत देने हेतु किया जाने वाला प्राथमिक उपचार है ये। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चित करने का प्रयास करें हम। बी वाला दुर्घटनाग्रस्त अचेत को राहत देने का प्रयास करें, सेकेंड। फिर तीसरे में क्या करेंगे, विशेष व्यवस्था में से सीधा करने का प्रयास करें उसको। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक क्या आता है, विद्युत झटका। तो सामान्य हमारे जनरली 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आ, आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाते हैं। मतलब अगर 90 वोल्ट रहेगा, उस कंडीशन में हमारे शरीर से क्या होगी, करंट बहना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमें एक झटके का अनुभव भी होगा। यही विद्युत घटना कहलाते हैं, विद्युत झटका की एक घटना रहेगी हमारे पास। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र में वर्क करेगा, ठीक है, तो वहां पर कार्य जो दुर्घटना होने की संभावना बने रहती है। ठीक है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम देखेंगे इसमें विद्युत झटका लगने के कारण देखेंगे, केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण क्या है, विद्युत धारा की तीव्रता, गति। इसकी गति क्या रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे प्रकाश की गति रहती है ना, उतनी स्पीड से ये करंट भी बहता है। ठीक है, जो हमारे शरीर और उसमें हो रहे रक्त प्रवाह की गति से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती है और व्यक्ति को काफी तीव्र विद्युत झटका लगता है। ठीक है, व्यक्ति को कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा तीव्र झटका लगेगा। अब विद्युत झटके लगने से होने वाले शरीर पर हानि को देखते हैं। शरीर में क्या क्या हानि हो सकती है उससे, झटके से। तो देखो, मनुष्य के शरीर में इलेक्ट्रिसिटी के झटके से निम्नलिखित जो लॉसेस होते हैं या फिर हानि होती है, चोट लगता है, उसको देखेगा। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, फर्स्ट, या किसी अंग का मांस जल भी सकता है, और रक्त प्रवाह हो सकता है, रक्त प्रवाह हो सकता है, ब्लड बह सकता है, और श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है, और व्यक्ति मूर्छित हो सकता है अगर ज्यादा है तो, और ज्यादा अगर वोल्टेज है तो वहां पर हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये अलग अलग था कि क्या क्या इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाया, आइसोलेटिंग ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक।
अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिकल शॉक के संपर्क में आता है या इलेक्ट्रिकल के संपर्क में आता है, तो हमें उसको कैसे सुरक्षित करें या उसको कैसे छुड़ाएं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको मशीन या उपकरण का सबसे पहले स्विच को ऑफ करेंगे। ठीक है, जो भी उपकरण रहेगा ऑपरेट हो रहा है जिससे वो उसके संपर्क में आ रहा उस व्यक्ति को, वहां की सप्लाई को पहले बंद करेंगे, या फिर उसके मेन स्विच या मेन लोड के प्लग को हम निकालेंगे और विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। ठीक है, जो भी हमारे पास में रहेगा, स्विच रहेगा या मेन स्विच रहेगा, प्लग रहेगा, उसको हम निकालेंगे या उसको ऑफ करेंगे। ठीक है, सेकेंड हम उसको करेंगे, क्या करेंगे, उपरोक्त तो कुछ भी कर पाना कठिन हो तो सौम्य, अगर हमारे पास पास में स्विच नहीं है या फिर लाइट को ऑफ करना कठिन है, तो हम क्या करेंगे, किसी इंसुलेटेड मटेरियल का यूज करेंगे, छड़ी का या रबड़ का या सूखी लकड़ी का वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु का, और उसको हम उससे ना कि डायरेक्ट हाथ नहीं लगाएंगे, हम किसी इंसुलेटेड मटेरियल का यूज करके हम उसको क्या करेंगे, संपर्क से डिस्कनेक्ट करेंगे या फिर उससे संपर्क से हटाएंगे उसको हम। ठीक है, तीसरा हम यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित या झटके से भूमि पर ना गिरने पाए, जिससे उससे अधिक चोट ना लगे। अगर कोई ऊपर है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यार उससे हम अलग कर रहे हैं, तो ऊपर से हम केवल उसको खींच के गिराना नहीं, हमें हमें यह भी ध्यान रखना कि ऊपर से गिरेगा तो ज्यादा चोट लग सकती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे मानव शरीर पर आपत्तिजनक धाराओं के मानक प्रभाव, मान प्रभाव। अलग अलग धारा रहती है जिसके अलग अलग प्रभाव शरीर के ऊपर रहता है। जैसे कि करंट हमारे पास जो रहता है दो प्रकार का रहता है, एसी करंट और डीसी करंट रहता है। तो अलग अलग करंट के अलग अलग इफेक्ट भी रहते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर पर विद्युत झटके के जो इफेक्ट है, उसके शरीर से होकर गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है, उसके समय पर और उसकी प्रकृति कौन सी है, एसी है या डीसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो, एसी की तुलना में डीसी क्या है, अधिक खतरनाक होता है। इसका मेन रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों खतरनाक होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे एक तालिका बनाकर, इसमें देखेंगे कि 1 मिली एम्पियर से लेकर 8 मिली एम्पियर तक अगर करंट लगता है तो इसके झटके की अनुभूति होती है, परंतु कष्टदायक नहीं होती है। मानव इसे सहन कर सकता है। मतलब हाँ, कि यहाँ करंट आया है, अगर 1 मिली से लेकर 8 मिली एम्पियर तक करंट अगर हम उसको स्पर्श करते तो हमें झटका नहीं लगेगा। केवल इसमें क्या होगा, हम ये देख सकते हैं उसमें कि भाई उसमें क्या है, करंट जा रहा है लेकिन वो इतना कष्टदायक नहीं है। ठीक है, अगर वहां से हम आगे बढ़ेंगे सेकंड पे, अगर 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर तक रहती है तो कष्टदायक झटका लगता है, परंतु क्या है, कष्टदायक एक झटका सा लगेगा उसमें, परंतु स्नायु संबंधित नसों का नियंत्रण कायम रहता है। मतलब जो नसों का कंट्रोल रहता है वो कायम रहेगा। इसलिए इसका सहन करना मानव व्यक्ति पर निर्भर करता है कि मानव के स्वास्थ्य कैसा है वो। अगर वो कमजोर व्यक्ति है तो वो सहन करने में थोड़ी ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति रहेगा तो उसको वो सहन कर सकता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कितना, 8 मिली एम्पियर से 15 मिली एम्पियर तक रहेगा। अब अगर हम 15 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर तक देखेंगे तो वो क्या रहेगा, इस कंडीशन में कष्टदायक झटका लगता है और नसों का नियंत्रण कायम रहे, मतलब नस वर्क करना कायम नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए मानव इसे सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, सहन करना कठिन रहता है। अगर 20 से 50 मिली एम्पियर तक रहता है तो इसमें उसके नसों के अत्यधिक संकुचन के कारण उसमें श्वास लेना कठिन हो जाता है। अगर इससे ज्यादा रहते तो श्वास लेने में प्रॉब्लम आ गई। 50 मिली एम्पियर तक रहेगी 20 से। ठीक है, और 20 से ऊपर बढ़ता है 100 तक, तो श्वास रुकने के कारण दिल की धड़कन बंद हो जाती है और मृत्यु की संभावना होती है इसमें। कितना करंट रहेगा तो, ठीक है, कितना, 50 से 100 मिली एम्पियर तक रहेगा। तो अगर 100 मिली एम्पियर से अधिक रहेगा तो मानव का शरीर जल जाएगा। बिजली के झटके के दौरान स्नायु संबंधित नसें इतनी अधिक सिकुड़ जाती है कि दिल का धड़कन बंद हो जाता है और परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1 मिली एम्पियर से कम मान के धारा से लगे झटके की अनुभूति नहीं होती। अगर 1 मिली एम्पियर से कम रहेगा तो उसमें
व्यक्ति को एहसास नहीं होगा कि करंट है। ठीक है। आगे हम देखते हैं विद्युत के लिए सुरक्षा नियम, सेफ्टी रूल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कारखानों में, मशीनों में, कारखानों में या फिर मशीनों ऑपरेट करते समय हमें निम्न नियम का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल मेन स्विच मशीन ऑपरेट के पास ही लगा होना चाहिए। जैसा जो ऑपरेटर रहता है ना, उसके पास मेन स्विच लगा होना चाहिए जहां पे हम बोर पे कर रहे हैं। ठीक है। बिना प्लग प्रयोग किए सीधे बिजली के तार प्लग में लगाकर मशीन को नहीं चलाना, मतलब जो प्लग का यूज विदाउट करे, डायरेक्ट कनेक्शन करके हमें नहीं चलाना चाहिए। कोई भी नंगा तार या किसी अ, चलते पार्ट पर बिजली का तार रगड़ खाता दिखाई दे तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर तुरंत उसे ठीक कर, मतलब कोई भी जो कंडक्टर रहता है उसमें से करंट बहती है और वहां चल रही है, अगर वो किसी से रगड़ा रहा है तो उसका इंसुलेशन खत्म हो सकता है। इसलिए उसको खत्म होने से पहले, दुर्घटना होने से पहले हमें उसको इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर सही करवा लेना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिकल संबंधित कोई भी खराबी होने पर कारीगर का को चाहिए कि वह उसकी सूचना अपने बड़े अधिकारी को दे दे। कोई भी कारीगर उसके ऊपर काम कर रहा है और इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी खराबी होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो हमारे ऊपर अधिकारी है उनको दे देना चाहिए। ठीक है। विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए हमें। ना कि अगर कोई आग लगती है तो वहां पर वाटर का यूज ना करें आप। ठीक है। वाटर का यूज करने से, ऐसे करने से आप भी उसके चपेट में आ सकते हैं, तो और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है उससे। ठीक है। तो ये हमारे पास टेट्राक्लोराइड युक्त जो अग्निशामक यंत्र रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इसका यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे फायर की। जो आग आग अलग अलग प्रकार की रहती है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। आग एक रासायनिक क्या है, प्रक्रिया है, ज्वलनशील पदार्थ तथा उष्मा व ऑक्सीकरण के संपर्क में उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन के संपर्क में क्या है, जलने वाला पदार्थ रहता है, वहां पर हीट होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन के संपर्क से वो उत्पन्न होगा। ठीक है। आग उत्पन्न होने के लिए आवश्यक कारक क्या है, पहले तो ईंधन होना चाहिए, उष्मा, और तीसरा ऑक्सीजन। ये तीन चीज रहेगी तो हमारे पास आग उत्पन्न होगी। ऐसे कंडीशन में आग उत्पन्न हो जाती है तो इस तीन में से किसी एक को हम कम करते हैं। ठीक है। तो वो आग बुझते हैं। तीनों कारकों में किसी एक की कमी होने पर आग बुझ जाती है। तो आग उत्पन्न करने के लिए तीन कारक है, ईंधन का, हीट का और ऑक्सीजन का। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आग लगने के कारण को हम देखते हैं इसमें। आग लगने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन होने के कारण भी उसमें लॉस होगा, तो उसमें भी होगा। तेज चलने वाले पार्ट में तेल का ना होना, अगर जो पार्ट चलता है तेज, तो उसमें अगर तेल नहीं होगी तो उसमें भी क्या होगा, आग उत्पन्न हो सकती है। तेल से सने चितौड़े जगह जगह बिखरे होना होना, इससे भी होगा। कारखानों में धूम्रपान करने से भी आग लग सकती है। ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे बिजली के तारों का ओवरलोड होना, मतलब ज्यादा हमारे पास ओवरलोड होगा तब भी। बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से विस्फोट पदार्थों को ध्यान से ना रखने पर, जो विस्फोट पदार्थ रहते हैं उसको हम अगर प्रॉपरली ध्यान से नहीं रखेंगे तब भी आग लगने की संभावना होती है। अब आग लगने के प्रकार और बुझाने के उपाय और श्रेणी संबंधित तालिका हम देखेंगे। ठीक है। आग किस कारण से लगती है उसको देखेंगे, आग लगने के प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ फायर, आग बुझाने का क्या प्रकार है वो देखेंगे साथ में। आग की श्रेणी, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम आग की श्रेणी ए टाइप को देखेंगे। ठीक है। ये ए टाइप हमारे पास। आग लगने के प्रकार, कार्बोनियम फायर, ये कहाँ का लगता है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट एवं लकड़ी के कोयले से लगे आग। इनमें जैसे कि जो लकड़ी रहती है, ठीक है, या फिर कपड़ा रहता है या कागज, इसके ऊपर अगर आग लगती है तो हम उस आग को बुझाने के लिए क्या करते हैं, आग को बुझाने के लिए पानी का यूज करेंगे, रेत का यूज करेंगे अथवा मिट्टी का प्रयोग करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए क्लास ए की आग को बुझाने के लिए हम रेत, पानी और मिट्टी का यूज कर सकते हैं, या लकड़ी पर लगी आग को बुझाने के लिए कागज के ऊपर या कपड़े के ऊपर, जूट के ऊपर लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का यूज, रेत का यूज
या फिर मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लोगे लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो हमें क्वेश्चन बनाते नहीं आएगा, उस क्वेश्चन से बाहर अगर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसका मतलब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ लगा है। ठीक है, हमें एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें उसके ऊपर क्वेश्चन लगाना चाहिए। तेल या फायर, तेल या फायर की बात करेंगे। मिट्टी के तेल, ठीक है, मिट्टी के तेल या फिर डीजल या फिर पेट्रोल आदि से लगी आग, अगर ऑयल के अंदर लगती है आग, ये बी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लास बी की आग कहलाती है। अगर लिक्विड के अंदर आग लगती है तो ध्यान रहे आपको, इसे बुझाने के लिए फोम, किसका फोम फायर या एक्सटिंग्विशर, ठीक है, CO2 का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, इसको बुझाने के लिए CO2 का यूज करेंगे। ठीक है, क्लास बी को बुझाने के लिए, क्लास ए को बुझाने के लिए किसका यूज करें ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसके क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसमें देखेंगे हम। ठीक है, गैसीय या फायर, प्रोपेन या ब्यूटेन, किसमें प्रोपेन या ब्यूटेन, एलपीजी आदि में लगी आग। अब देखो हमने पहले देखा ठोस के अंदर जो लगा था, उसके बाद हमने देखा लिक्विड में, उसके बाद हम फायर जो हमारे पास एलपीजी गैस रहेगा उसमें आग लगती है। तो उससे बुझाने, इसका हम सी कैटेगरी के आग बोलते हैं, सी कैटेगरी में क्लास सी की फायर कहते हैं। और इसको बुझाने के लिए CO2 या हेलोन आदि का हम यूज करते हैं। ठीक है, 1 मिनट लाइट चले गई है। चलो यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। लाइट जाने के कारण थोड़ी देर में पूछ गया था, और अब हम देखेंगे। देखो चौथा जो टाइप है हमारे पास, वो कहाँ पे लगती है आग, जिसे क्लास डी टाइप का फायर बोलेंगे हम। ठीक है, जो बिजली के तारों में या उसके उपकरण में या धात्विक पदार्थ आदि में जो लगती है उस आग को हम बोलेंगे। ठीक है, वो क्लास डी में आएगा। ठीक है, इसको बुझाने के लिए हम CTC का यूज करेंगे या फिर इसका फायर एक्सटिंग्विशन का प्रयोग करेंगे, या शुष्क रेत का यूज करेंगे हम इसमें, वाटर नहीं यूज करते। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। आगे हम बढ़ेंगे, आग बुझाने के यंत्र अलग अलग आते हैं, उसका भी हम बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक जो भी वर्कशॉप रहेगी उसमें आग बुझाने के यंत्र आवश्यक रूप से उपलब्ध रहने चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कब आग लग सकती है, इसलिए वहां पर एक सेफ्टी की दृष्टि से उसमें आग बुझाने के यंत्र होना चाहिए हमेशा। ठीक है, आग बुझाने वाले यंत्र द्वारा छिड़का जाने वाला द्रव्य गैस या चूर्ण सौम्य ज्वलनशील नहीं होना चाहिए। जो कोई भी यंत्र जो आग बुझाने का है उसमें ऐसा पाउडर जो भी रहेगा या चूर्ण रहेगा या गैस रहेगा, वो ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, ना ही जलने में सहायता करना चाहिए। जब भी उसके ऊपर छिड़काव करते हैं तो वो प्रॉपर उसको तीन, जैसे कि हीट, जो ईंधन है या ऑक्सीजन, तीनों में से किसी एक को वो डिस्कनेक्ट करेगा वहां पर उस एरिया पे, तो वहां पर आग कम हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाला रेत से भरी बाल्टियां, इसका प्रयोग विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सिंबल बना रहेगा आग की ये इस सिंबल को भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, जो वर्कशॉप रहते हैं उसके बाहर लाल रंग की रहती है। ठीक है, लाल रंग से पेंट की हुई बाल्टी, और जिसमें सूखी रेत भरी रहती है। ठीक है, कैसी सूखी रेत भरी रहेगी उसमें, और इन बाल्टियों का संकेतात्मक तौर पर आग लिखा रहता है, इसके ऊपर आग लिखा रहता है कि आग के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 टाइप का आग बुझाने के लिए जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं या फिर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलवन में अ, सहायता नहीं होती है, और जलने वाली वस्तु को ऑक्सीजन सप्लाई कट करती है, और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, जलने वाली जो वस्तु रहेगी उसको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आग जलने के लिए हमें तीन चीज की आवश्यकता है, और इसमें से एक कम हो गई तो आग बुझ जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। इस प्रकार के यंत्र को सोडियम कार्बोनेट घोल
भरा रहता है। इसके अंदर क्या है, सोडियम कार्बोनेट का घोल भरा रहता है। एक कांच की बोतल से गंधक तनु अम्ल इसमें भरा रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम बोलेंगे इसके बाद। ठीक, इस प्रकार दोनों पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस उत्पन्न होती है, जो कि आग को बुझाने में कार्य करती है। ठीक है, अब प्रयोग डी की आग को बुझाने के लिए, हम डी की आग को बुझाने के लिए देखो इसके CO2 इसमें लिखा है। नेक्स्ट है फोम टाइप आग बुझाने या फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा इसका यूज किसमें, लिक्विड जैसे ऑयल रहेगा, जो ऑयल से लगती आग उसको हम बुझाने के लिए इसमें यूज करेंगे। ठीक है, परंतु इसको विद्युत या फिर अग्नि पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे हम। ठीक है, फोम का यूज विद्युत में हम नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें झाग एवं पानी दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। जो इसमें यूज कर रहे हैं हम, झाग और पानी जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि कंडक्टिव मटेरियल के अंदर आते हैं, इस कारण से वो क्या करेगा और भी ज्यादा आग को, अगर हम यूज करते हैं तो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जल की बौछार के साथ साथ झाग उत्पन्न करता है। क्या है ये इंस्ट्रूमेंट, जल की बौछार के साथ साथ में झाग उत्पन्न करेगा। झाग उत्पन्न करने से इसमें खनिज तेल या साबुन आदि पदार्थ वायु दाब के साथ जल में मिश्रण कर भर जाते हैं। यंत्र का लीवर दबाने पर, ये इसका एक लीवर रहेगा, उसको दबाने पर मिश्रित झाग पैदा हो जाते हैं, जो जलती हुई वस्तु को ऑक्सीजन सप्लाई से कट करता है। किससे, ऑक्सीजन सप्लाई से। नोट, और बी प्रकार के आग तेल से लगे आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो बी श्रेणी प्रकार के रहते हैं। ठीक है, इसका यूज हम वहां पर करते हैं बी टाइप में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अभी जलयुक्त आग बुझाने का यंत्र। जलयुक्त आग, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, इसका यूज हम ए प्रकार की, जैसे लकड़ी में कागज में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम करेंगे। ठीक है, इसमें ऊपर वाटर लिखा रहेगा ये। ठीक है, अब इसको क्या है, वायु दाब के साथ जल भरा रहता है इसमें, जो प्रेशर के साथ, और जैसे ही लीवर को हम इसको दबाएंगे तो एक बौछार, जल की बौछार करेगा और उसमें प्रेशर रहेगा, तो उसको क्या है, जल्दी बुझाएगा। पानी से भरा एक अग्निशामक यंत्र रहता है। अगला देखेंगे हम, शुष्क पाउडर टाइप आग बुझाने का यंत्र रहता है। इस प्रकार के यंत्र में जल के बिना और वायु दाब के साथ चूर्ण भरा रहता है। जल नहीं रहता है, लेकिन उसमें चूर्ण भरा रहता है। चूर्ण जलनशील नहीं होता है ये। ठीक है, जलने वाला नहीं होता है, ना ही जलनशील में सहायता करेगा, उसमें जलने में सहायता नहीं करेगा। ठीक है, तभी तो वो बुझा पाएगा। यंत्र का लीवर जैसे ही हम दबाते हैं तो चूर्ण जलती हुई वस्तु को क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई को रोक करेगा। ठीक है, उसको रोक देगा ऑक्सीजन सप्लाई से, और उसमें क्या होगा, आग बुझ जाएगी उससे। तो ये डी प्रकार के आग को बुझाने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, अब बात करेंगे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC टाइप का आग बुझाने वाला यंत्र। हेलोन टाइप आग बुझाने का यंत्र भी कहते हैं इसको हम। इस यंत्र का उपयोग सामान्य सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जाता है, और यह द्रव्य जलती हुई वस्तु को ढक देता है। कैसे, जलती हुई वस्तु को ढक देता है। इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई काट कर तुरंत ही आग बुझा देता है। ये तुरंत आग बुझा देता है। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा होता है। वायु दाब के साथ भरा होता है। इस यंत्र द्वारा उत्पन्न उष्मा जहरीली होने के कारण खुले स्थान पर ही रखा जाता है। इसको हम, ये जहरीली रहती है, इस कारण इसको हम खुले स्थान पर रखते हैं। ठीक है, CTC इसको बोलते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल की आग को बुझाने के लिए, जैसे वायरिंग से लगते हैं या शॉर्ट सर्किट होने से लगते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोडा एसिड का यूज करेंगे हम। कार्बनशियन फायर या लकड़ी, कोयला या वस्त्र आदि में लगी आग को बुझाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इसका यूज इलेक्ट्रिकल या तेलीय द्वारा लगे आग को बुझाने के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, सोडा एसिड का। ठीक है, सोडा एसिड अग्निशामक की अगर बात करेंगे हम, तो ये
कार्बनशील फायर, जैसे लकड़ी, कपड़ा, ठोस ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग को बुझाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे और इसके देखो, इसके द्वारा विद्युत में लगी आग नहीं बुझा सकते इसमें, जो हम देखे थे इसमें। ठीक है, और इसके द्वारा निकले केमिकल विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। फायर एग्जिटिव टाइप, इसके जो अग्निशामक यंत्र रहेंगे ना बुझाने के, उसके अलग अलग टाइप, जैसे वाटर इसके ऊपर टाइप है, तो ये सॉलिड वुड, पेपर और क्लॉथ में इसको ये बुझाएगी। ठीक है, लिक्विड में नहीं करेंगे इसका यूज। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में भी नहीं करेंगे इसका यूज, और कुकिंग ऑयल प्लेट में भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये स्पेशली नोट कि ध्यान रहे कि वाटर का यूज लिक्विड में नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिक्विड फायर में या इलेक्ट्रिसिटी में नहीं करना चाहिए। ठीक, ये ज्यादा खतरा हो सकता है इससे। और फ्रॉम का यूज देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, लिक्विड में भी करेगा ये, और ये करेगा हमारे पास सॉलिड में, जैसे वुड, पेपर और क्लॉथ। ठीक है, इसमें हम यूज करते हैं। नो, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर होम यूज, इसका यूज होम में नहीं करेंगे। ठीक है, और ड्राई पाउडर, ड्राई पाउडर रहेगा, ये सभी में हम यूज कर सकते, सूखा हुआ पाउडर, सेफ्टी ऑफ इसमें यूज टू 1000 के वोल्ट तक, या फिर 1000 वोल्ट या 1 kV के उसमें। ठीक है, स्पेशल नो, ये ध्यान रखना है। अगला है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लकड़ी में नहीं करेंगे, लेकिन लिक्विड में इसको कर सकते हैं, और हम ग्लासेस में भी नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे हम करेंगे, और कुकिंग ऑयल में भी इसका हम कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास बेस्ट है जो अधिक सपक यूज कर रहा है, या ड्राई पाउडर। ठीक है, अब सेफ्टी के बारे में देखेंगे, सेफ्टी क्या होती है। सुरक्षा शब्द का अगर हम बात करेंगे, तो सुरक्षा शब्द का जो सार्थिक अर्थ रहता है, किसी भी अनचाही या आकस्मिक घटना जो किसी भी व्यक्ति या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करते, हम उसको करते हैं, से सुरक्षित करना है सुरक्षा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति से या फिर वातावरण से या किसी इक्विपमेंट से हमें सुरक्षित करना। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है सेफ्टी का, तो सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, अगर हमारी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, सबसे पहले हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके बाद हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, अगर हम सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी सारी चीजों को करने से क्या मतलब रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी लापरवाही से हम अपने जीवन के अंग गवा देते हैं, और वो अंग जब हम आर्टिफिशियल उसके बाद लगाएंगे, वो हमारे जीवन भर दुख का कारण बना रहेगा। ठीक है, कोई बार तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ता है अगर सेफ्टी नहीं रहेगी। इसलिए किसी कार्य को करते समय हमें अपनी सुरक्षा साथ कार्य करना चाहिए, सुरक्षा के साथ में हमें कार्य करना चाहिए, और जो आसपास के व्यक्ति रहेंगे उनसे भी सुरक्षित रखना चाहिए, हमें उनको भी सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, कारखानों में घटने वाली दुर्घटना से सुरक्षा, अगर हम कारखानों में वर्क कर रहे हैं तो उसमें कैसे हम बचेंगे। ठीक है, कारखानों में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, जिसके लिए कहीं पर मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है, और कहीं पर रासायनिक केमिकल रहता है या गैस से कार्य किया जाता है। तो ऐसे सभी काम को करते समय हमें सावधानी रखना चाहिए। अगर सावधानी नहीं रखते तो हमें लोगों को खतरा रहेगा, हम लोगों को क्या होगा, खतरा होगा। ऐसे सभी घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो उपाय करते हैं उसे हम सुरक्षा कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। जो भी उपाय कि हम उससे बचने के लिए जो उपाय करेंगे, हम उसको सुरक्षा बोलेंगे। ठीक है, संस्था संस्थान वो अपने व्यवसाय के अनुभाग में रखी जाने वाली सावधानी, मतलब कोई भी एक कंपनी होगी या फिर वर्कशॉप होगा, उसकी एक सेफ्टी के रूल्स रहते हैं कि हमें क्या क्या इसमें क्या क्या सावधानी रखनी वो। ठीक है, तो अपने जो संस्थान रहेगा, इंस्टीट्यूट रहेगा, उसके प्रति, अपने व्यवसाय अनुभाग के प्रति निम्नलिखित सावधानी हमें रखनी चाहिए। धूम्रपान ना करें, सबसे पहले तो हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी एक दूसरे पर लोहे आदि के टुकड़े ना फेंके, किसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर लोहे के टुकड़े नहीं फेंकना चाहिए। मशीन टूल के बारे में जानकारी ना हो तो उसे बिना जानकारी के प्रयोग ना करें उसको।
पहले उसके बारे में जाने, उसके बाद उसका यूज करें। ठीक है। संस्थान में अपने व्यवसाय अनुभाग में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए या मजाक मस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है। और अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, बिना जानकारी के मशीन नहीं चलाना चाहिए, हमें कंट्रोल अपने ऊपर बनाए रखना चाहिए। ठीक है। आगे देखेंगे सुरक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ सुरक्षा। सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी मतलब खुद की सुरक्षा, उसके बाद मशीन टूल्स की सेफ्टी करेंगे, उसके बाद जनरल वर्कर्स ऑफ सेफ्टी करेंगे हम। ठीक है। तो तीनों की हमें सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मशीनों का भी हम महंगी महंगी मशीन जब यूज करेंगे, उसकी कॉस्टली मशीन रहती है, अगर उसको भी हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, खुद की सेफ्टी करेंगे, तो वहां पे भी हमें लॉसेस होगा। ठीक है। तो हम फर्स्ट में देखेंगे खुद की सेफ्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है। किसी लटके हुए वजन के नीचे खड़े होकर काम ना करें, मतलब कोई हेवी लोड रहता है उसके नीचे हमें खड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि गिरने की संभावना रहती है और भारी दुर्घटना इससे हो सकती है। ठीक है। वर्कशॉप में कभी भी ढीले कपड़े या टाई या मफलर इनको पहनना नहीं चाहिए। ठीक है। कार्य करते समय। और चलती हुई मशीनों से क्या है, इनसे चलती हुई मशीनों से दुर्घटना होने की का खतरा बना रहता है इन कारणों से। ठीक है। जैसे कि टाई तो वो लटकेगी तो वो कहीं लग सकती है मफलर के कारण से, या ढीले कपड़े रहेंगे तो वो भी हवा के कारण किसी मशीन के इंटरनल पार्ट में जा सकते हैं। ठीक है। इससे दुर्घटना हो सकती है। चलती हुई मशीनों में तेल देते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर चलती हुई मशीनों में उसको तेल दे रहे तो हम उसको तेल कुप्पी का यूज करें। ठीक है। चलती हुई मशीनों में की कभी मरम्मत नहीं करनी चाहिए। उसको कोई भी मशीन की मरम्मत करना है, उसका मेंटेनेंस करना है, तो उसको प्रॉपरली उसको डिस्कनेक्ट करें और सप्लाई से अलग करके उसको आप मेंटेनेंस करें। ठीक है। कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर नुकीले रहते हैं लोहे के खील, वो पैर में घुस सकते, जैसे इस प्रकार के। ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर बूट पहनना चाहिए। ठीक है। घाव होने का भय रहता है, इसलिए स्टील के बूट का प्रयोग किया जा सकता है इसमें। ठीक है। अगला है ये वाला हमारे पास है। ठीक है। ये सूच किसी चलती मशीन के साथ छेड़खानी करना दुर्घटना को बुलाना जैसा है। ठीक है। अगर हम कोई मशीन चल रही है और उसके साथ छेड़खानी करेंगे, तो इसका मतलब हम किसी दुर्घटना को बुला रहे हैं अपने पास। ठीक है। समस्या यानी कि प्रॉब्लम ले रहे हैं। इसलिए चलती मशीन के सहारे ना तो खड़े हो और ना ही उसके पुर्जों जैसे बोल्ट आदि को छुए। ठीक है। किसी चलती मशीन के पास खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती मशीन पर सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाए, जिससे कि दुर्घटना होने का संभव भय ना हो। ठीक है। लोड ठीक से उठाए, पीठ की मांसपेशियों का नहीं बल्कि टांगों की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास राइट वेव ये है, और पीठ की मांसपेशियों का यूज कर रहा है तो ये रॉन्ग। ठीक है। राइट वेव का ये हमारे पास है, इस तरह से हमें उठाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है मशीन टूल सुरक्षा। मशीन की टूल की सेफ्टी कैसे करेंगे? तो मशीन टूल की सेफ्टी भी निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उन बातों को देखेंगे हम। ठीक है। सभी जो सूक्ष्म मापी जैसे छोटे छोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उनको समय समय पर तेल लगाकर रखना चाहिए, और विशेषकर बरसात के मौसम में इनकी देखभाल अवश्य करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक बार यंत्र को जंग लगने पर उसकी सूक्ष्मता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी इससे। नेक्स्ट देखेंगे, 1-2 माह तक फाइल से कार्य करने के पश्चात उसे धुलवा लेनी चाहिए, इससे फाइल ज्यादा देर तक चलती है। ठीक है। कभी भी मशीन का कोई पार्ट खराब होने पर तुरंत उसको ठीक कर देना चाहिए। कोई भी पार्ट अगर खराब होता है उसको सही कर देना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसे ही ऑपरेट करते रहेंगे तो एक पार्ट खराब हुआ, उसके बाद दूसरा पार्ट खराब हुआ, इस प्रकार से ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं उसके। ठीक है। जब भी सूक्ष्म मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं हम, तो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर या किसी भी कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए उसको हमें। ठीक है। रेती की सफाई के लिए अपने पास फाइल कार्ड रखना चाहिए। ठीक है। ये वाला हमारे पास कार्ड रहते हैं इसकी सफाई के लिए। ठीक है। समय समय पर फाइल कार्ड से रेती में फंसे लोहे के कण साफ कर लेना चाहिए। इसमें जो फंसे रहते हैं लोहे के कण, उसको साफ कर लेना चाहिए। ठीक है। साधारण वर्कशॉप की सुरक्षा, जनरल वर्कशॉप। अब हम टूल्स की सेफ्टी देखें,
उसके बाद हमें जो वर्कशॉप उसकी सेफ्टी के बारे में क्या क्या बातों को ध्यान रखना है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वर्कशॉप में अ, हमेशा आग बुझाने के यंत्र होना चाहिए और सुरक्षा सामान तैयार रखना चाहिए, ठीक है। क्या हमें सुरक्षा सामान तैयार रखना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट, ये हमारे पास बाहर आ गया है, तो मैं एक बार और इसमें जाके देखती हूँ, ठीक है। ये आ गया, प्रॉपर चल रहा है क्या? ठीक है, तो ये हमारे पास चल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। कार्यशाला, धूम्रपान नहीं करना चाहिए कार्यशाला में, ठीक है, जो वर्कशॉप रहेगा उसमें। और अ, कार्यशाला का फर्श साफ सुथरा होना चाहिए, कभी भी तेल इत्यादि बिखरा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे फिसल कर गिर सकते हैं। जॉब को बनाते समय जॉब की माप के लिए उसकी सूक्ष्मता के अनुसार ही साधन अपनाया जाना चाहिए। जैसे रफ माप के लिए स्टील रूल, सूक्ष्म माप के लिए माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर इत्यादि का। जॉब को बनाने से पहले उनकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए। जॉब को बनाने से पहले हमें उसकी जो ड्राइंग है उसको पहले समझना चाहिए कि कितने सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई सारी चीजें को हाइट उसकी पूरी प्रॉपर देख के हमें करना चाहिए, ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर हम बात करेंगे इक्विपमेंट, हमारे पास इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए। जो काम आप कर रहे हो उनके अनुसार हमें सुरक्षा इक्विपमेंट का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर वर्किंग ग्लोव्स को पहनेंगे तो हाथ से अगर किसी लिक्विड वाला का यूज करेंगे तो इसके लिए स्विच, जैसे कि वहां पर चलने के लिए अगर वहां पर नुकीले पदार्थ गिरे हो सकते हैं तो वहां पर अगर वहां पे ज्यादा साउंड हो सकता है तो हेयरिंग के लिए प्रोटेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग ये ग्लासेस आई के लिए, तो ये सभी सेफ्टी इक्विपमेंट हमें उनके नाम और किसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें शरीर के भाग और जोखिम और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किस भाग के लिए, जैसे कि आग, आग के लिए बॉडी पार्ट्स के बारे में देखेंगे और इसके जोखिम हैजार्ड, रासायनिक या धातु का छिड़काव, अगर रासायनिक या धातु का छिड़काव करते हैं तो ग्लासेस मतलब धूल या गैस रेडिएशन उसमें निकल सकते, तो हमें सेफ्टी चश्मा का यूज करेंगे, ठीक है। काले चश्मे या चेहरा ढाल, पूरा चेहरे के ऊपर आता हुआ सील्ड रहता है उसको, ठीक है, विजर, इसका यूज करेंगे हम, ठीक। और सिर की ऊपर हम देखेंगे तो सिर में गिरने या उड़ने वाली वस्तुओं का धक्का, इम्पैक्ट या सिर टकराने का खतरा, बालों का उलझना, तो ये क्या है, हेलमेट का यूज करेंगे, कठोर हेड या हेयर नेट और टक्कर केप, बम्प केप बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। सांस लेना, सांस लेना मतलब धूल, गैस, ऑक्सीजन की कमी वाला वातावरण है तो वहां पर हम रेस्पिरेटर का यूज करेंगे, रेस्पिरेटर हेलमेट जिसमें हवा डाली जाती है, ठीक है, क्या है उसमें हवा डाली जाती है। शरीर के लिए तो तापमान या रासायनिक या धातु का छिड़काव करते हैं, तो टेम्परेचर ज्यादा या रासायनिक धातु का हम छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें गन से स्प्रे या कपड़ों का उलझना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है डंकी जैकेट, कोट या एम्प्रिन कोट, बॉडी वार्म या फिर विशेष सुरक्षात्मक कपड़े हमें पहनना चाहिए वहां पर, ठीक है। हाथ या बाजू, तो घर्षण हो सकती है या तापमान चरम टेम्परेचर रहेगा या कट या रासायन बिजली के झटके, तो इसमें फाइबर दस्ताने, लोहे का दस्ताना और कलाई कफ और बाजूबंद, आस्तीन, ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। पैर या टांगे तो फिसल सकती है, कट कर गिरती है या वस्तुएं और रासायनिक छिड़काव घर्षण, तो उस समय हमें सुरक्षित जूते होने चाहिए, पैर के अंगूठे के लिए कैप होने चाहिए और लेगिंग होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग सेफ्टी थी। अब सुरक्षा साइन पे ऊपर जाएंगे हम, तो हमें सुरक्षा के लिए अलग अलग सिंबल बने रहते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। सुरक्षा चिन्ह हमें संभावित खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं कि ऐसा यहाँ पर खतरा हो सकता है, ठीक है। तो और हमें उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन चिन्हों को उनके आकार और रंग के द्वारा पहचाना जा सकता है, ठीक है। इन चिन्हों को हम कैसे कर रहे हैं, उसके आकार और रंग के द्वारा पहचान रहे हैं। तो इसके प्रकार देखेंगे तो निषिद्ध चिन्ह और अनिवार्य चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और
सुरक्षात्मक चिन्ह, ये चार चिन्ह है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे सबसे पहले प्रोहिबिलिटी साइन। ठीक है, सबसे पहले निषिद्ध चिन्ह क्या है, इसका आकार कैसा रहता है, वृत्त के आकार के, जैसे कि ये वाला हमारे पास है। ठीक है, इसका आकार वृत्त जैसा रहेगा। और जो बॉर्डर रहेगी, ये वाले हमारे हमारे पास बॉर्डर रेड कलर की रहेगी। रेड कलर की क्या है, वृत्त का आकार है, रेड कलर का कलर है इसका, लाल रंग है। ठीक है, और क्रॉस बार इसके ऊपर लगा रहता है, और सफेद सफेद ये रहेगा इसके ऊपर जो बैकग्राउंड रहता है, और काली आकृति इसके ऊपर, जो बैकग्राउंड है ये सफेद है। ठीक है, कैसा है, सफेद है। और जो आकृति रहेगी वो काली रहेगी, काली आकृति रहेगी। ठीक है, इनके द्वारा पैदल चलने के लिए निश्चित किया जाता है, इसका जो सिंबल है ये। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जो निषेध क्या है, प्रोहिबिलिटी, मतलब कार्य को करने से मना करता है, प्रोहिबिलिटी है ना, क्या है, निषिद्ध करता है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि हाँ, यहाँ चलना मना है। या फिर इसका संकेत ये रहेगा कि इसमें धूम्रपान और नंगे फ्लेम को निष्कर्षित किया जाता है इससे। और यहाँ पर ये वाला चिन्ह हमें बताएगा, इसके संकेत द्वारा आपको पानी से बुझाने के लिए मना करते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल तो हमें पता रहेगा। सबसे पहले तो जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी आकृति पूछेगी, तो ये वृत्त रहता है। ठीक है, वृत्त रहेगा। और इसका जो बॉर्डर का रंग है लाल है, और बीच में जो पूरा बैकग्राउंड रहेगा वो सफेद रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर काला कलर से सिंबल बना रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कि अनिवार्य साइन, हमें ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, इन संकेतों के द्वारा कारीगर को सुरक्षा के निर्देश देते हैं। कोई भी जो कारीगर रहेगा, ठीक है, उसको हम सुरक्षा करने के लिए सेफ्टी के निर्देश देंगे। ठीक है, मैंडेटरी साइन रहेगा। अब इसका जो रहेगा, हमारे चिन्ह की पृष्ठ कैसी रहती है, नीली पृष्ठ रहती है, ये नीली रहेगी। कैसी रहेगी, नीली रहेगी पृष्ठ। ठीक है, और इसके ऊपर सफेद चिन्ह, ये सफेद चिन्ह है, सफेद चिन्ह बने रहते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और ये भी कैसा है, वृत्त के आकार। प्रोहिबिलिटी भी वृत्त जैसा है, और ये भी वृत्त जैसा हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। सिर के लिए संरक्षण, जैसे कि है, ठीक है, हेलमेट का दिखाया है। उसके बाद ये हमारे पास है सुरक्षा हॉर्नेट बेल्ट, मतलब ये बेल्ट को शो कर रहा है, तो ये बेल्ट हमें दिखाया है। उसके बाद ये हमारे पास श्वास के लिए संरक्षण, मतलब श्वास लेने में। ठीक है, ये मॉक्स को दिखाया है इसमें। और हाथ के लिए संरक्षण, तो ये ग्लोव्स को दिखाया है हमारे पास। ठीक है, ग्लोव्स को दिखाया है, नीली रहती है, और उसके ऊपर जो सफेद रहेगी। ठीक है, सफेद आकृति है। ठीक है, पैरों के लिए संरक्षण, तो ये हमारे पास शूज दिखाया है। और अ, सुनने के लिए संरक्षण, तो ये हमारे पास रहेगा। और ये हमारे पास एडजस्टेबल गार्ड का प्रयोग। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे चेतावनी, वार्निंग संकेत के माध्यम चेतावनी दी जाती है, वार्निंग संकेत में चेतावनी दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अलग। ठीक है, ये चिन्ह त्रिभुजाकार रहते हैं। देखो, ये हमारे पास दो जो हमने देखा वो क्या था, वृत्ताकार थे। ठीक है, और ये त्रिभुजाकार इस टाइप से त्रिभुजा कैसे कार रहेगा। ठीक है, इसका जो हमारे पास पट्टी जो रहती है, पीली पृष्ठभूमि रहती है, या जो रहेगी वो पीली रहेगी। ठीक है, बैकग्राउंड येलो बैकग्राउंड का रहता है, और इसके ऊपर जो काला डायग्राम से चित्र हम बनाएंगे, इसको क्या है, काले कलर का, पीली पट्टी पर काले कलर का बनाएंगे। ठीक है, चेतावनी संकेत दिया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे कि आग के जोखिम हो सकते हैं यहाँ पर, या बिजली के झटके लग सकते हैं यहाँ पर, ये बताया, या विष से खतरा हो सकता है। ठीक है, या केरोसिव पदार्थ के लिए हम दिखाएंगे, या विस्फोट के लिए ये सिंबल। तो ये सिंबल भी हमें याद रखना चाहिए, कौन सा सिंबल कौन सा है, ये हमें पूरा पता है। ओवरहेड से खतरा, यहाँ पर ये ओवरहेड दिखाया है। ठीक है, और सामान्य चेतावनी खतरे से जोखिम के लिए ये वाला हमारे पास। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन से खतरा के लिए ये हमारे पास रहेगा, और लेजर बीम से खतरे के लिए ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, लेजर बीम। इंफॉर्मेशन सिंबल, इंफॉर्मेशन सिंबल की बात करेंगे, तो ये हमारे पास रहेगा इंफॉर्मेशन सिंबल। तो ये इन संकेतों के द्वारा
इन संकेतों के द्वारा विविध प्रकार की सुरक्षा संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं, विभिन्न प्रकार की सुरक्षा संबंधी सूचना दी जाती है। यह संकेत आकार वर्गाकार होते हैं। क्या है, इंफॉर्मेशन में ऐसे वर्गाकार बनाए रहते हैं। ठीक है, ये वर्गाकार रहेगा। और ये हरे रंग की पृष्ठभूमि रहती है। यहाँ पर जो हरा रंग रहती है उसमें क्या था, पीली थी। ठीक है, पृष्ठभूमि होती है। और सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग का क्या है, जो हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग अथवा सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग का चिन्ह रहेगा। इसमें दो प्रकार के हैं, देखो। ठीक है, सफेद रंग की अगर पृष्ठभूमि है तो रेड कलर का रहेगा उसमें डायग्राम, और हरा रंग का रहेगा तो उस पर सफेद रंग की आकृति बनी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। जैसे ये लाल, ये सफेद का है, तो फर्स्ट एडिट जो अवेलेबल है उसके बारे में। ठीक है, एग्जिट के लिए ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, और इमरजेंसी के लिए फोन यूज करें, वेटिंग प्लेस यहाँ पर है, और ड्राइंग ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब देखेंगे सॉफ्ट स्किल। किसी कारीगर में स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ ऐसा कौशल जो आपात स्थिति में लाभदायक हो, म- मृदु कौशल कहते हैं उसका। मृदु कौशल मतलब सॉफ्ट स्किल। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे पहले। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे 5S। 5S होता क्या है? 5S कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। ठीक है, ये भी हमारे पास सॉफ्ट स्किल अभिधारण की एक जापानी है, शब्द का समाकलन है ये। कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित 5 अक्षरों से प्रारंभ होने वाले शब्द पर ध्यान देना चाहिए, उनको अभ्यास में लाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हिंदी में बात करेंगे तो उसको छटनी छटनी करेंगे, उसके बाद उसको क्रम में निर्धारित करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, चमकाना। ठीक है, चमकाएंगे उसको, फिर मानकीकरण करेंगे और फिर कायम रखना उसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करा हमने, छटनी करा 1 नंबर, 2 नंबर क्रम करा, फिर तीसरा चमकाना, फिर चौथा मानकीकरण, फिर उसको कायम रखा 5 रुपए। ये एक हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट है। अब एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं क्रमों में। ठीक है, प्रक्रिया जन्म देते क्या है इसमें, सतत विकास इसमें। तो छटनी का सॉर्ट करना मतलब उसको सॉर्ट अलग करना। 5S का प्रथम एस ही है। ठीक है, उनका अनावश्यक जो आइटम है, ठीक है, अनावश्यक जो आइटम है उसको कार्य प्रणाली से अलग करते हैं हम, और वर्तमान उत्पाद की दृष्टि से जो आवश्यक नहीं है उनको, ठीक है, और जो आवश्यक है उनको अलग करेंगे। ठीक है, ऐसे रेड टैंकिंग नाम से जाना जाता है। इसको हम कैसे, रेड टैंकिंग के नाम से जानते हैं। संगठनों को सॉर्टिंग से कोई फायदे होते हैं, जितना भी कोई भी संगठन रहेगा उसका सॉर्टिंग से फायदा रहेगा। जैसे बहुमूल्य फ्लोर क्षेत्र की प्राप्ति एवं टूटे हुए उपकरण, रद्दी या अतिरिक्त कच्चे मालों की प्राप्त हो जाएगा, वो उसका हम अलग कहीं जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रम निर्धारण। ठीक है, सेट इन ऑर्डर, उसको ऑर्डर में करेंगे। इस विधि से सभी आइटम को हम उचित रूप से व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, ताकि हमें सरलता के साथ उनकी लेबलिंग की जा सके। क्या कर सकते हैं हम उसको, इजिली हम सैंपल रूप में इजिली लेजलिंग कर सके, लेबलिंग। ठीक है, इस विधि में तभी कायम हो सकती जब हम 5S के प्रथम स्तंभ सॉर्ट करें, उसके द्वारा अनावश्यक मत जो आइटम अनावश्यक थे उसको कार्य क्षेत्र से अलग कर दे हम, तो ये उसके बाद संभव है दूसरा स्टेप। ठीक है, सतहों को रंगना, बेलन स्थापित करना, कार्य क्षेत्र और स्थानों की रूपरेखा तैयार करना आदि सेट इन ऑर्डर विधि के द्वारा अंतर्गत आते कि कहां पर किस कार्य को करना है, किस स्टेप पे, ये हमें एक आ जाएगा सेट इन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद साइन क्या है, चमकाना। इस विधि में कार्य क्षेत्र सभी मशीनों को स्वच्छीकरण करना, जितने भी मशीन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप कर ले, उसको साफ सुथरा करें। ठीक है, संबंधित में आता है। ठीक है, स्वच्छता वातावरण में कार्य करने से कार्य जो क्रमी रहेगा, ठीक है, लेबर रहेगा, वो किसी यंत्र में हुई खराबी को आसानी से देख सकता है और समझ सकता है, उसका निवारण भी कर सकता है वो। ठीक है, संगठन प्रया साइन स्तंभ को प्रारंभ करने से पहले साइन लक्ष्य आइसोमेट विधि एवं उपकरणों आदि को स्थापित करते हैं, उपकरण आदि को स्थापित करते हैं ये। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मानकीकरण। मानकीकरण स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्डाइज मानकीकरण ये हमारे पास होगा। 5S के सभी तीनों स्तंभों को लागू करने के बाद अगला इस स्तंभ है स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्डाइज, जिसके अंतर्गत कार्य क्षेत्र में एक सर्वोत्तम प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है कि किस प्रकार से हमें प्रक्रिया करना है, ठीक है। इस विधि के अंतर्गत उस प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाता है जो पूर्व के सभी तीनों स्तंभों का कायम रखती है। पूर्व जितने भी पहले स्तंभ थे उनका कायम रखेगी। इस विधि के अंतर्गत 3 चरण शामिल होते हैं। जैसे पहले सॉर्ट, सेट, ऑर्डर, साइन की कार्य जिम्मेदारी प्रदान करते हैं इसका। देखो, अब हम इसको देखेंगे लास्ट में। 5S को नियमित कार्य के रूप में संभाल के इंटीग्रेट करना है। 5S को कायम रखने के लिए नियमित जांच करना चाहिए, ठीक है, और कायम रखना, ठीक है, इन्हीं को कायम रखना सबसे कठिन एस, जिसका उद्देश्य है उचित रूप से सही विधि और प्रक्रिया का कायम, मतलब कंटिन्यू जो मेथड यूज करे उसका हमें बनाए रखना, ठीक है। विधि नई वर्तमान स्थिति और संगठन के कार्यक्षेत्र मानक को परिभाषित करने की प्रक्रिया केंद्रित होती है। इस स्तंभ के बिना बाकी सारे स्तंभ की उपलब्धि ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाती। इसके लिए उपकरण, कोई उपकरण जैसे निम्नलिखित संकेत, पोस्टर, समाचार पत्र, प्रदर्शन, समीक्षा तथा विभागीय भ्रमण, ठीक है, ये होना चाहिए, तो ये कायम रहेगी। आपातकालीन प्रक्रिया की अगर देखेंगे हम, तो ये इसमें देखेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो कार्यशाला एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां पर प्रशिक्षण विधि प्रक्रिया के प्रक्रम चलते रहते हैं, ठीक है। और पावर फेलियर, कार्यशाला में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य आपातकालीन स्थिति है। इस दौरान जो प्रशिक्षणार्थी की प्रक्रिया निम्न अनुसार होनी चाहिए। कार्यशाला मेन स्विच तत्काल बंद करें, ठीक है। इस आपातकालीन स्थिति के कारण को जाने कि क्या कारण है सप्लाई फेल होने से, ठीक है। आपातकालीन स्थिति के लिए उत्तरदायी कारण को सामान्य होने की दशा में उसका उचित निवारण करें, उपरांत ही विद्युत आपूर्ति सुचारू करें। उसके बाद पूरा निवारण करने के बाद उसको चेक करें, उसके बाद सही करने के बाद इसको हम आगे की सप्लाई ऑन करें, ठीक है। प्रतिकूल अवस्था में भी धीरज और संयम रखें उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसको जल्दी जल्दी करें और अपना काम बढ़ाए और अपना प्रोडक्शन जल्दी करें, ऐसा नहीं, ठीक है। हमें संयम रखना चाहिए। आग पकड़ना, एयर कैचिंग क्या होता है? ठंडे दिमाग से कुछ क्षण आग के कारण को जानने में दें ताकि उपयुक्त तरीके और आपातकालीन स्थिति का निवारण कर सके, ठीक है, संभव हो सके। इस अवस्था में फायर ब्रिगेडियर और उच्च अधिकारी को तत्काल सूचित करें अगर आग लगती है तो, ठीक है। और कार्यशाला में उपलब्ध उपयुक्त अग्नि बुझाने वाले यंत्र का तुरंत प्रयोग करें, तुरंत यूज कर आग को नियंत्रित करने का प्रयास करें। और अग्नि का कारण विद्युत होने की दशा में पानी का प्रयोग कदाचित नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सिस्टम फेलियर, अगर सिस्टम फेल होता है तो क्या होगा? सिस्टम फेल होने से किसी कार्यशाला के तंत्र में उत्पन्न आकस्मिक व्यवधान है, ठीक है, जिससे किसी कार्य प्रणाली बाधित हो जाए, जो भी काम हो रहा है वो पूरा रुक जाएगा, ठीक है। कार्य की जो कंटिन्यूटी है वो प्रभावित होगी। और ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में जो प्रशिक्षणार्थी की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? निम्नलिखित होनी चाहिए। उसकी कैसे होनी चाहिए देखते हैं हम। सक्षम अधिकारी को पहले तो सूचित करें कि उसके ऊपर जो अधिकारी है उसको सूचित करें, ठीक है, कि सिस्टम फेल हुआ है, उसकी जानकारी दें, ठीक है। और स्वाभाविक कारण जानने का प्रयास करें, ठीक है। और कार्यशाला प्रणाली से संबंध मशीनों एवं उपकरणों को तत्काल अक्रिय कर दे, मतलब जितने भी उपकरण रहेंगे उनको क्या करना है? उसको बंद करना है, ठीक है, तत्काल से। प्रणाली से संबंधित व्यवस्था की उपयुक्त तरीके से जांच करे, दोष मिलने पर तत्काल उसका निवारण कर दे और समक्ष अधिकारी के आने तक धीरज एवं संयम बनाए रखे। अधिक क्षणों किसी भी प्रकार की विचलित ना होने दे, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास था। अब हम इसके थ्योरी को पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास यहाँ से इसके पूरे क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग, तो इसको भी हम करते हैं अलग अलग क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, एक पेनिसिलिन
एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से लड़ता है। किससे? ये फर्स्ट एडिट बॉक्स में जो रखा रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किससे लड़ता है? एमोक्सिसिलिन, ठीक है। एमोक्सिलिन, जो एमोक्सिलिन बैक्टीरियल इंफेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होता है। यह दवाओं के समूह पेनिसिलिन टाइप एंटीबायोटिक से संबंधित ड्रग है। इस दवा का इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और कान, नाक, गले, त्वचा और यूरिटेक्स के इलाज में हम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहली जो हमारे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हमें देखना है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया से लड़ता है, तो एमोसिलिन, ठीक है। इसका आप रीड करें। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं जूम करता हूं उसको, ठीक है। तो देखो, स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में खालिस्तान की खोज की थी। तो देखो, ये किसकी खोज की थी? तो ये नाइट्रोजन की खोज की थी, ठीक है। किसकी? नाइट्रोजन की। तो स्कॉटिश चिकित्सक जो डेनियस रदरफोर्ड ने 1772 में नाइट्रोजन की खोज की। और नाइट्रोजन का प्रतीक एन है, नाइट्रोजन का प्रतीक, और परमाणु की 7 के साथ रासायनिक तत्व है। ब्राह्मण में पांचवा सबसे प्रचुर तत्व नाइट्रोजन है और पृथ्वी की जो वायु है उसका 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। रासायनिक तत्व और खोजकर्ता के बारे में कुछ देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन को हेनरी केवेडिस ने किया, और क्लोरीन को कार्ल विलहेल्म सीले ने किया, और हीलियम को पियरे जानसेन, नोमन लॉर्क और विलियम रामसे ने किया, ठीक है। तो इनको भी ध्यान रखना। अलग अलग ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसको किसने खोजा इसके बारे में, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन दवाई कुछ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं को कब लिया जाना चाहिए? तो कब लिया जाना चाहिए इन दवाओं को? तो ये हम देखेंगे इसमें। देखें, उपज या सीने में जलन को कम करने के लिए, या फिर पराग ज्वर या अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। तो ये हमारे पास एलर्जी के लक्षण को कम, एंटी हिस्टामाइन माइन दवा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम? आ, अन्य एलर्जी रहती है उसको कम करने के लिए, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन दवाई का यूज पराग ज्वर या फिर है फीवर या पित्त या नेत्र शोथ एलर्जी के लक्षणों को दूर करने के लिए हम, तथा कीड़े के काटने या डंक के उपचार में भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। आपको पूछ सकता है कीड़े के काटने से या डंक के उपचार के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? तो एंटी हिस्टामाइन, या फिर नेत्र शोथ एलर्जी के लक्षण या पित्त रहेगा तब। तो ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं इसमें। तो क्या है? पैरासिटामल, पैरासिटामल प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स फर्स्ट एडिड बॉक्स में मौजूद होती है। इन दवाओं का यूज कब करते हैं? तो इन दवाओं का यूज हल्के दर्द और बुखार को कम करने के लिए। जैसे बुखार आती है तो भी पैरासिटामल लेते हैं। टू इस मिल्ड पेन एंड रिड्यूस हाई टेम्परेचर फीवर, ठीक है। इसको कम करने के लिए करते हैं। हल्के दर्द और बुखार को कम करने के लिए हम पैरासिटामल दवा का यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है? तो ये हमारे पास कौन सा रहता है? अभ्रक के कण, अभ्रक के कौन रहते हैं? अभ्रक के कण अविस्फोट पार्टिकल्स रहते जो कि फेफड़ों के कैंसर और श्वसन संबंधित बीमारी का कारण बन सकते हैं। अभ्रक के सभी रूप मनुष्य के लिए कार्सिनोजेनिक है। एस्बेस्टस के संपर्क में आने से इसके द्वारा फेफड़ों, संयंत्र और अंडाशय के कैंसर तथा फुफ्फुस और पेरिटोनियल स्तर का कैंसर भी हो सकता है इसमें, ठीक है। विटामिन बी 1 को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी 1 को देखेंगे हम। तो ये हमारे पास
थायमिन होगा। विटामिन बी 1 थायमिन होगा, खालिस्तान के नाम से जानते हैं। जैसे विटामिन बी 1 इसका रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन है, और विटामिन बी 3 पैंथोथेनिक अम्ल है, और विटामिन बी 6 पायरिडोक्सिन डोक्सिन। तो ये सभी विटामिन के नाम याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा एड बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद आइब्रोप्रोफेन एक आम दवा है। आइब्रोफोमेन कब ली जानी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में हमें देखना है कब लेना चाहिए। तो ये हमारे पास कब लेते हैं, जब दर्द होगा, बुखार होगा, या सूजन का इलाज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्रोफेन दवा का, ठीक है। बुखार में, सूजन का इलाज करने के लिए की जानी चाहिए। यह प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद एक आम दवा है। कैसे है, एक आम दवा है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में है ये, ठीक है। स्वास्थ्य प्रणाली में आवश्यक सबसे सुरक्षित और प्रभावी दवा है। कौन सी, आइब्रोप्रोफेन, ठीक है। दर्द, बुखार, सूजन के इलाज में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है, रक्त के उचित स्कंदन क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर विटामिन के की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसके लिए, रक्त के उचित स्कंदन के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से शरीर पर चोट लगने से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, जिससे अधिक रक्त का बहाव हो सकता है, और जिससे अगर अधिक रक्त बह जाएगा इस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए विटामिन के का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो फेलोक्विनोन, और यह वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत अंडे से, यकृत उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जी या टमाटर, गोभी, सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना खालिस्तान कहलाता है। गर्दन को ऊपर करने के लिए, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा अक्ष खिंचाव। क्या है, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर करना, वक्ष खिंचाव कहता है उसका, ठीक है। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी, कितनी होगी, अगर एक से कम रहेगी तो उसमें हमें कोई भी चोट की या फिर किसी भी प्रकार झटके की अनुभूति नहीं होगी। मानव का जो प्रतिरोध रहता है 1000 होता है, 1000 ओम रहेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मानव शरीर पे ऊपर अगर बिजली के झटके लगते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये लाइन की वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है, ना कि लाइन धारा के ऊपर नहीं, और दोनों के ऊपर भी नहीं, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन की वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जो भी किसी व्यक्ति के ऊपर या उसके शरीर पर बिजली के झटके का जोर लाइन की वोल्टेज के ऊपर निर्भर करता है, 90 वोल्ट तक वो आपूर्ति मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है, और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे और झटका का तीव्रता होता जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हानि है जो किसी व्यक्ति को बिजली के झटके लगने से हो सकती है। किसी अ, अंग विशेष पर छाले पड़ जाना या मांस का जल जाना, ये हो सकती है, ठीक है। हृदय गति रुकना, ये भी हो सकते हैं। श्वास में रुकावट, ये भी, तो सभी हो सकता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो CO2, कार्बन पाउडर, ड्राई सूखा भी कर सकते हैं हम, ये वाला ड्राई बालू का, ठीक है। अगला है, देखो, सूखा बालू, CO2 टाइप का यूज या CTC का यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रिकल फायर जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये इनको याद रखना, CO2, ठीक है। सूखी बालू और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन क्लोराइड, ठीक है।
इसका यूज करेंगे। फोन टाइप एक्स यूजर यूजर, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण हो सकता है, तो ढीला कनेक्शन भी हो सकता है, और यही मेन कारण हमारे पास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग क्या है, इंफॉर्मेशन रहता है उसका, जो बैकग्राउंड का कलर कैसा रहता है वो पूछा हमने, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन, हरा रहता है, जो इंफॉर्मेशन देते हैं ना उसका कलर कैसा रहता है, ग्रीन। और वो कैसा रहता है, वर्गाकार रहता है इस टाइप से, ठीक है, उसका वर्ग बना रहता है, हरे रंग का रहता है। और उसकी जो पृष्ठ रहती है, पृष्ठभूमि सफेद रहती है, उसके ऊपर कैसी रहेगी, आकृति सफेद रंग की रहेगी। इसका कलर तो कैसा है, हरे रंग का रहेगा तो ये सफेद रहेगा, अगर ये सफेद रहता है तो वो लाल रंग का रहता है। तो ये हमें दोनों दिया, तो फिर यहाँ पे लाल रंग तो नहीं दिया है, नीला या लाल भी दिया है। लाल तो पट्टी रहती है, बैकग्राउंड सफेद और ये हरा रंग, ठीक है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फायर एक्स, क्या है, अग्निशामक यंत्र, ठीक है। मोस्ट नॉट बी यूज फॉर फायर जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या विद्युत उत्पन्न में आग के कारण इसमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो ये हमारे पास रहेगा झाग प्रकार के, ठीक है। रेत कर्षक कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड का भी हम कर सकते हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर, आईएसओ का हमें फुल फॉर्म बताना है आईएसओ का, तो ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंडर क्या है, इंटरनेशनल स्टड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्टड ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखते हैं हम इसमें, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस अग्निशामक का प्रयोग करेंगे, तो हम करेंगे किस अग्निशामक का यूज करेंगे, देखो इसमें अग्निशामक का नाम दिया, जबकि बिजली की जो आती है डी कैटेगरी में आती है भाई, ठीक है। तो इसमें हमें डी कैटेगरी में आते, कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। इसके अंतर्गत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर आदि में जो आग लगती है वाइंडिंग में, या फिर डोमेस्टिक एंड पावर वायरिंग, केबल वायर, इंसुलेटर, कंट्रोल पैनल इत्यादि में जो लगती है आग, उसको हम इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग कहेंगे, ठीक है। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतर भार सड़के की संग पर आना चाहिए, तो हमारे पास ये पैरों के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, और उसके बाद हम अगले वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। विद्युत से उत्पन्न आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं, कौन सा अग्निशामक, तो ये हमारे पास हेलन अग्निशामक का, ठीक है, या सीटीसी का यूज करेंगे। तो यहाँ तक हम कर लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अब हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मैं एक दूसरा पार्ट दूंगा और पूरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा। 1 घंटे में वो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अवश्य इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े आप, ठीक है। और आने वाली जो भी एग्जाम है, जैसे एएलपी की एग्जाम सीबीटी 2 है, उसके बाद और सीबीटी 1 होगा, हमारी नई वैकेंसी आ गई है जो 2025 की, उसकी भी तैयारी हम प्रॉपर कर सकते हैं इसके द्वारा, और आपको इसके पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। मुकेश जमरे जो टेलीग्राम चैनल है ईआर के नाम से, उस चैनल पे जाके आप जुड़ सकते हो और उसमें पीडीएफ को ले सकते हो और उसको पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अवश्य आप जितने कैंडिडेट आपके टच में हैं या आपके संपर्क में हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें। और आप जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, थोड़े से आप मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका ख्याल रखें आप और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।